नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। कार्यक्रम में हम आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, आपको पता चलेगा कि हम किन खास विषयों पर बात करने वाले हैं और कौन से अतिथि आज स्टूडियो में हमारे साथ रहेंगे। लेकिन सबसे पहले परंपरा अनुसार, चूंकि सजीव फोन इन प्रोग्राम है, हमारे फ़ोन नंबर नोट करते चलिए। 0755 भोपाल का ये कोड है, यानी कि भोपाल से बाहर से जब भी आप लगाना चाहें 2660049 ये हमारा फ़ोन नंबर है। फ़ोन लाइन्स खुली हुई है, याद रखिएगा। 12 बजे से 12:55 तक आप हमें लगातार फ़ोन कर सकेंगे और विषय से जुड़े हुए सवाल संक्षिप्त में हमारे विशेषज्ञ से कर सकेंगे। टोल फ्री नंबर भी नोट करते चलिए, निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे। 180023300040 डिस्प्ले हो ही रहा है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों का व्रत होगा। आज 7वां दिन है और कालरात्रि का दिन इसे माना जाता है। शुभ निशुंभ के साथ रक्त बीज का भी संहार किया था माँ काली ने, और इसी के साथ चल रहा है इबादत का पाक महीना रमज़ान। तो रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद और उसी के साथ नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को दूरदर्शन परिवार की तरफ से। चलिए अब बता देते हैं कि आज की तिथि क्या कह रही है। बढ़ते हैं। तिथि है विक्रम संवत 2080, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष 28 मार्च 2023 और दिन है मंगलवार। और इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं। आज जिनका जन्म दिवस है या जिनकी एनिवर्सरी है, उन सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। चलिए अब बढ़ेंगे आज के विचार की तरफ। और जिस तरह से विचार हमारे पूरे दिन को अच्छा कर देता है, तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आज के शब्द क्या कहते हैं। तो हम बता देते हैं। विचार कह रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत खूबसूरत विचार है। मैंने तो लिख लिया है कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए। जी हाँ, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलिए, यदि चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगिए। हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और पता है ये किसने कहा था? जिनका दिवस आज की तिथि से जुड़ता है। बताएंगे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो आपको दौड़ना होगा, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलना होगा, यदि चल भी नहीं सकते तो कम से कम रेंगना तो होगा, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। और ये विचार जिन्होंने कहे थे वो डॉक्टर मार्टिन लूथर हैं और इनका संबंध आज की तारीख से है। तो बता देते कि आज की तारीख इतिहास में और किन मायनों में खास है। 2015 की हम बात करेंगे। आज साइना नेहवाल ने आज ही के दिन दुनिया की नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी घोषित कर दी गई थी। 1986 की बात करेंगे। पॉप गायिका, युवाओं में सबसे फेमस है पॉप गायिका लेडी गागा का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1930 की बात करेंगे। तुर्की के कई शहरों का नाम बदल दिया गया, जैसे राजधानी अंगोरा को अंकारा और कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया था। 1965 की बात करेंगे। जैसा कि मैं बता रही थी, इन्हीं के विचार से हमने आज के विचार की शुरुआत की। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने काले अमेरिकियों के लिए एलाबामा की राजधानी मोंटगोमरी में 25,000 लोगों के साथ मार्च निकाला और उस समय डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग काले अमेरिकियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। 2005 की भी बात करेंगे। सुमात्रा द्वीप में भूकंप ने पूरे इंडोनेशिया को हिलाकर रख दिया था और यह भूकंप 1965 के बाद आने वाला चौथा सबसे बड़ा भूकंप था। और अंत में बात करेंगे 1963 की। यह समय रूस और अमेरिका के लिए बेहद कठिन था। दरअसल रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का इतिहास क्या कह रहा था। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। चूंकि हम विषय की भी बात करने वाले हैं, तो विषय जो होगा वो हम 2 विषयों पर बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे सेहत की भी। तो हम बात करेंगे, चूंकि मार्च का महीना चल रहा है, आज 28 तारीख, यानी 2 या 3 दिन ही तो बचे हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और मार्च सभी के लिए खास होता है। तो चलिए हम बात करेंगे सेहत को संभालने, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारी मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। इनका नाम है विजेता जैन, जो कि योग विशेषज्ञ है, और इन्हीं के साथ चर्चा होगी अगले विषय पर, जो कि नए वित्त वर्ष 2023-24 की तैयारी कैसी की जानी चाहिए। और ये बताएंगे सीए प्रवीण साहू जी, और ये जाने माने वित्तीय सलाहकार हैं प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं इन दोनों का और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और जैसा कि मुझे लगता है प्रवीण जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं हम कि हम मार्च के, आज 28 मार्च है, 29, 30, 31, बस 3 ही दिन बचे हुए हैं। तो क्या तैयारी होगी इस काउंटडाउन में? सभी को मेरा प्रणाम, सभी मध्य प्रदेश वासियों को।
और जो कि नवरात्रि चल रहे हैं, रमज़ान चल रहे हैं, इसकी सभी को शुभकामनाएं। और शक्ति का जो प्रारूप है माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। तो मेरा यही कहना था कि आपका वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो है 31/3/23 ख़त्म होने वाला है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि अब सब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्ट्री सब जुड़ गए हैं। तो अपने जो भी आपकी बची हुई फॉर्मेलिटियाँ हैं, किस्तों से देने संबंधित है, प्रॉपर्टी टैक्स से देने से संबंधित है, या आपके कई ग्रामीण परिक्षेत्र में भी यहाँ पे ये देख रहे होंगे चैनल, तो आपके जो केसीसी ली हुई हैं आपने, आपकी बीच के लिए, चूँकि इस बार तो बड़ा दुखद रहा कि ओला दृष्टि से काफ़ी नुकसान हो गया है, हमारे परिवार के कई लोगों का भी हुआ है इसमें। तो आप लोग कोशिश करिएगा केसीसी का जो आपने लोन लिया है वो जमा हो सके। इसका फ़ायदा ये मिलेगा 31/3/23 के पहले अगर आप जमा कर देते हैं तो आपका रिकॉर्ड, जो हम सिविल जिसे कहते हैं लोन के लिए, जिससे आज की तारीख में पूरा बैंकिंग सिस्टम, आपका एमएसपी के रेट्स, आपका मुआवजा, आपके ये सब लिंक हैं। तो आपकी अगर स्टैंडिंग कोशिश करिए, अगर हो सके कहीं से तो जमा करिएगा, जिससे आपका रिकॉर्ड, एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बनता है। और आने वाले समय में आपको नेक्स्ट मंथ्स में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक चलेगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको इंश्योरेंस क्लेम में, आपको केसीसी के लोन में, आपको कहीं मुआवजा के लिए बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, अपने परिवारों के आप पैन कार्ड बनवा लीजिए, आधार कार्ड बनवाइए, उनको बैंकों से आप ई लिंक करिएगा, क्योंकि आज की तारीख में सारी सूचना आपके मोबाइल पे आने वाले समय में आएगी। आपकी गाड़ियों की, आपके खेतों की रजिस्ट्रियों की, आपके बैंक खातों की, आपकी विदेशी विजिट के, आपके परिवार में कितने लोग हैं समग्र आईडी के द्वारा। तो मेरा सबसे पहले कहना ये निवेदन ये है, आपके सबसे शुरुआत जो होती है पैन कार्ड है। और पैन कार्ड जो है बहुत आसानी से आज की तारीख में बन रहा है, हमारे एमपी ऑनलाइन पे बन रहे हैं, कई सारे ई कॉल सेंटर बने हैं, बैंक भी ये फैसिलिटीज़ दे रही हैं। सभी जिलों में, सभी तहसीलों में बैंक की शाखाओं में ये व्यवस्था दी गई है। कृपया आप ये काम करिए। और फिर जैसे आपका कोई है, चूँकि मैडम ने बताया था हमारा टोल फ्री नंबर भी है, हमारा ऑनलाइन भारत से एक अवेलेबल है, तो आप इस पर भी फ़ोन करके आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बता ही दिया है कि हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे प्रवीण जी। तो अगर आप किसी भी तरह के इनकम टैक्स से जुड़ी हुई जानकारी, इनकम टैक्स स्लैब के बारे में, तमाम तरह के आयकर से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो 0755, एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए। कम वक्त होता है, मैं चाहूँगी कि ढेर सारे सवाल आएँ ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिले। 0755 266 0049 1800 233 0040। मुझे लगता है अब क्योंकि आप लगातार नमस्कार एमपी देख रहे हैं तो ये नंबर आपको रट भी गए होंगे। तो हमारा विषय जो है, जिस तरह से हम अगले नए वित्तीय वर्ष की तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करेंगे हम सेहत की, क्योंकि जैसे कि आर्थिक सेहत को बनाए रखना ज़रूरी है, ऐसे शारीरिक सेहत का भी बहुत महत्व है। हमारे साथ विजेता जैन जुड़ी हुई हैं। तो विजेता जी, क्या कहना चाहेंगी आप, कितना ज़रूरी हो जाता है और इस वक्त ख़ास तौर से कि नवरात्रि के व्रत भी चल रहे हैं, रमज़ान भी चल रहा है, रोज़ा भी दिन भर भूखे प्यासे रहकर शाम को जब रोज़ा, मतलब जो मुगरिद, जब जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उस वक्त किस तरह से, मतलब सबसे पहले क्या खाना पीना होगा ये भी पूछूंगी, और किस तरह से क्या फिटनेस इस समय वर्कआउट काम करेगा। नमस्कार, मेरा नाम विजेता है और मैं एक योगा टीचर हूँ। मैंने मास्टर इन ह्यूमन साइंस में योगा सीखा हुआ है, और मैंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से, एस व्यासा यूनिवर्सिटी से मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फर्स्ट थिंग, चैत्र नवरात्र की आपकी बधाई, और रमज़ान के पावन महीने की आपको बधाई। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सबको अभी सबका व्रत चल रहे हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट थिंग है कि आपको खुश रहना है। ऑलवेज आपको हमेशा खुशी रहना है। जैसे कि हम कुछ नहीं खा पा रहे हैं, हमें कुछ चीज़ें लिमिटेड करनी है, लेकिन पानी तो हम पी सकते हैं। पानी हमें रेगुलर पीना है। सुबह उठते से हम 4-5 गिलास पानी पी लें, फिर हमारा दिन में पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल। हम जैसे कि कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, जैसे कि हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं अपने माइंड में, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखें। और जो आपको, जैसे व्रत है आपका, तो आप कुछ लिमिटेड चीज़ें ही खा रहे हैं, तो उस लिमिटेड चीज़ों में भी आप ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको नुकसान ना करे। जैसे कि मुझे लगता है कि साबूदाने की खिचड़ी आपको और नुकसान करेगी। ऐसे रमज़ान के महीने में जैसे दिन भर भूखा रहना पड़ता है, बट शाम को अगर आप अच्छा इंटेक करेंगे, अच्छा पानी लेंगे, अच्छा जूस, और जो भी मुझे लगता है कि रमज़ान में काफ़ी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है, जैसे कि आपके खजूर हैं,
वो आपको बहुत अच्छा प्रोटीन और आपके बॉडी को बहुत अच्छा एक नेचुरल स्रोत देते हैं। तो रेगुलर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इस व्रतों में ही इस्तेमाल करना चाहिए, आपको रेगुलर ही इसे पूरे साल भर में यूज़ करें। पानी ज़्यादा पिएं, खुश रहें, पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा रखें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आप पॉजिटिव थॉट की बात करी थी, बिल्कुल सेहत को कैसे संभालें इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, और किस तरह के और सवाल आ सकते हैं वो मैं आप पर भी छोड़ देती हूँ। ये सारी चीज़ें कि सवाल आप कर सकते हैं। विजेता जी, वाकई जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, जब आप योग का, खासतौर से योग की मैं बात करना चाहूँगी कि जब आप योग कर रहे होते हैं तो दिमाग में चल रहा है कि ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, या ऑफिस में ये सारा सामान लेकर जाना है, या अगर मैं गृहिणियों की बात करूँ तो टिफ़िन के लिए हम लेट ना हो जाएं, या परीक्षाएं चल रही हैं, या रिजल्ट आने वाला है बच्चों का, वॉटेवर जो भी तमाम तरह की बातें चलती हैं वो उस वक्त थम जानी चाहिए जिस वक्त आप योग कर रहे होते हैं। विजेता जी, इस पर भी मैं चाहूँगी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल। मेरे पास काफ़ी गृहिणीज़ आती हैं जो जिनके बहुत सारे काम होते हैं, सुबह उठते से उनकी भागा दौड़ी शुरू हो जाती है। लेकिन आप देखिए, इस भागा दौड़ी वाली जीवन में भी आपको अपने लिए 1 घंटा निकालना ही है। अगर आप अपने लिए 1 घंटा नहीं निकालेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके नेक्स्ट डेज कितने हेक्टिक हो जाएंगे जी। फिर आपका शरीर एक टाइम के बाद साथ देना बंद कर देगा। अगर आपको हमेशा एनर्जाइज रहना है, एक्टिव रहना है, तो आप योग करिए, मेडिटेशन करिए। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप आधा घंटे की वॉक करिए। मुझे लग रहा है छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल डायबिटीज़ आप देखेंगे, आप इतना आईज चश्मे लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। तो मुझे लग रहा है कि उनको है ना बहुत ज़रूरत है योग की, उनको त्राटक कराने की ज़रूरत है, उनको मेडिटेशन कराने की ज़रूरत है। इतना स्ट्रेस ले लेते हैं वो आज की डेट में कि छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रही हूँ कि अरे यार मुझे स्कूल जाना है तो मैं क्या करूँ, मैंने होमवर्क नहीं किया है। इतना प्रेशर इतने छोटे बच्चों पे, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो एक योग एक साधन है, बिल्कुल एक साधना है। अगर आप उसको आधे घंटे भी अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होगा, और हर उम्र का व्यक्ति इसे कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि छोटे या बड़े। गृहिणी को मैं बताऊं कि इतनी ज़्यादा वो परेशान रहती हैं कि बच्चों का क्या होगा या घर में क्या चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ आके वो 1 घंटे भूल जाती हैं। मेरी क्लास में आने के बाद 1 घंटे उनको लगता है कि यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि हम बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दमोह से, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं क्या सवाल है और किससे सवाल है, ये हम सीधे उन्हीं से पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, बताइएगा, संक्षिप्त में सवाल रखिएगा। मयंक पटेल, मैं दमोह से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल बिल्कुल संक्षिप्त में है कि जो विकलांग और मजदूर और महिलाएं हैं वो जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, उनके लिए पैन कार्ड बनवाना अनिवार्य है क्या? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। नमस्कार सर। जी साहब नमस्कार। देखिए, पैन कार्ड ऐसा है कि जिसकी आय है वो भी बनवा सकता है। जो बच्चे हैं, जो नए जन्मे बच्चे हैं, उनके माता पिता भी चाहें तो एज ए गार्जियन उनके बच्चों का पैन कार्ड बनवा सकते हैं। पैन कार्ड ऐसा कहीं पे नहीं है कि जिसकी आय है वही बनवाएगा। और पैन कार्ड एक जो है वो आपका आइडेंटिफिकेशन है, आपको बताता है कि आप हैं और किस परिवार से या क्या वंश से आप संबंधित रखते हैं। उसमें आपकी जन्म तिथि आती है, और आपको कई जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे आप केसीसी बनवाते हैं, बच्चे के नाम पे नामांतरण करते हैं, या कहीं किसी को गिफ्ट देते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, बैंक खाता खुलवाते हैं, लोन लेते हैं, तो पैन कार्ड आपका एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट है जो आपका आइडेंटिफिकेशन बताता है, जिसके बिना आज की तारीख में समाज में, परिवार में, देश में और विदेश में चलना आपका असंभव सी बात है। तो जिसका भी हो पैन कार्ड और आधार कार्ड बिल्कुल बनवाइए, और डिटेल उसको प्लेटफॉर्म पे लिख भी करवाइए। और ऐसा कहीं नहीं है कि आपको रिटर्न भरना ही भरना है। पैन कार्ड है तो 2.5 लाख से नीचे आपको टैक्स फ्री है। और एग्रीकल्चर, जो कि हम लोग अगर ग्रामीण में जाएं तो सरकार ने इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर की जितनी भी आय है, आपकी कृषि की जितनी भी आय है, उससे संबंधित एक्टिविटीज़ पे आपकी आय को माफ़ किया हुआ है। बिल्कुल, परमानेंट एड्रेस नंबर, PAN पैन का नंबर है। और ये भी बता दिया, क्योंकि कुछ लोगों को ये डाउट है प्रवीण जी कि जिनके पास पैन कार्ड है उनको ITR फाइल करना ही होगा। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी जानकारी और हम जोड़ देते हैं कि अगर उम्र, ये अभी जो नए वोटर जो हैं वो उसकी बात करना चाहूँगी, और उसके अलावा जो नया स्लैब है 7 लाख वाला, उसका फंडा क्या है वो भी क्लियर कीजिए। पैन कहीं पे ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम है तो पैन कार्ड होना चाहिए, या पैन कार्ड है तो आपको रिटर्न भरना है। अगर आपकी एक आय है 5 लाख से, 2.5 लाख से, 7 लाख से, 10 लाख से ज़्यादा, और जिसका आपको आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि इनकम रिटर्न फाइल करके हमें उसका कुछ एडवांटेज या कहीं पे कोई फ़ायदा मिल सकता है, जैसे कि बैंक लोन में या KCC में, या हमें गाड़ी का लोन लेना है, ट्रैक्टर का आपको लेना है, या कार का लोन, तो आप वहाँ पे पैन कार्ड के साथ रिटर्न फाइल करिए।
रिटर्न जो है एग्रीकल्चर इनकम के लिए आप शून्य तक 1 करोड़ रुपए भी कमाइए तो एग्रीकल्चर इनकम पे कहीं कोई किसी प्रकार की आज की तारीख में आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले टाइम में महिलाओं के लिए 5 लाख तक, आम आदमी के लिए कई स्कीम्स बनी है 80D में, जैसे आप किसी उसमें FD कर देते हैं या किसी सरकारी प्रधानमंत्री योजना में पैसा जमा कर देते हैं विकास के संदर्भ में, तो आपको जो है वहाँ पे भी टैक्स की कई सारी बचत और छूट मिल जाती है। तो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक पैकेज बनाया गया है, वहाँ पे भी आपका टैक्स स्लैब माफ़ है। तो आप जो है कोशिश करिए पैन कार्ड बनवा लीजिए। और रिटर्न के लिए चूँकि ये नंबर है और आपको कई सारे, अगर आप गूगल पे भी आते हैं तो उसमें आराम से दिख रहा है आपको 2, 5, 7 और 10 तक छूट का पैकेज बनाया गया। हमारी सरकार ने सभी प्रकार के लोगों के लिए कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, कैटेगरी D सिटीजन्स और शहर के लिए, सिटीज़ के लिए बनाया हुआ है। बिल्कुल, सिटीज़ की आप बात कर रहे थे, एक छोटे से सवाल का और जवाब दीजिएगा, स्मार्ट सिटी पर क्या असर होगा? देखिए, स्मार्ट सिटी जो है आज के तारीख में जब से डिजिटलाइजेशन आया है, गूगल आया है, तो हमारे यहाँ के देश के सभी लोग जो हैं स्मार्ट हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है देश में कि वर्ल्ड के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, IBM है, गूगल है, तो वो सब हमारे इंडियंस के द्वारा ही क्या कर रहे हैं, पूरा उसको मॉनिटर, उसका एवोल्यूशन, उसका एक्सपेंशन जो है वो हम ही कर रहे हैं। जैसे मैडम ने बताया, हमारी जैन मैडम ने, शी फ्रॉम द बेंगलोर, तो बेंगलोर में सिलिकॉन सिटी बन गई है। आज की तारीख में सीधा लॉस एंजलिस वाले, न्यूयॉर्क वाले इंडिया आ रहे हैं और वो हमसे कंसल्टेंसी लेके जा रहे हैं। हमारा ब्रेन, हमारे काम करने की क्षमता, हम लोगों का जो हिंदुस्तान है वो आज की तारीख में बहुत आगे आ चुका है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में भी हमें हर चीज़ आपकी अवेलेबल डिजिटली बहुत सस्ते रेट में मिल रही है आपकी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जानकारी मिल रही है प्रवीण साहू जी से। मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से फ़ोन नंबर, जो इस वक्त दर्शक जुड़े होंगे उनको फ़ोन नंबर मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। 0755 भोपाल का कोड है। जिस तरह से अभी दमोह से फ़ोन आया था तो उन्होंने ज़रूर कोड लगाया होगा, तो 0755 भोपाल का कोड 2660049, या फिर निःशुल्क सेवा का भी इस्तेमाल कीजिए 1800-233-0040। विजेता जी, ये जो इस वक्त अगर मैं फास्ट के मद्देनज़र इस सवाल को रखूं, जो व्रत चल रहे हैं या जो रोज़े चल रहे हैं, उसमें प्राणायाम वगैरह योगा के बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसको कहा जाए, तो प्राणायाम का जो सुबह सुबह किया जाए तो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकती है बॉडी, क्योंकि गर्मियों का समय भी शुरू हो चुका है, तो भूख भले ही को कंट्रोल की जा सकती है लेकिन प्यास कंट्रोल नहीं हो पाती। बिल्कुल सही बात है, प्यास कंट्रोल नहीं हो पाती है। लेकिन प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटल और फिजिकल हेल्थ तो देता ही है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी देता है। स्पिरिचुअल हेल्थ सबसे ज़्यादा जो व्रत कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर है, बस हमें जागृत करने की ज़रूरत है। हम जितना उसको सहन शक्ति बोलते हैं, व्रत हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर सहन शक्ति आए। तो व्रतों से सहन शक्ति आती है। और प्राणायाम जो है वो आपकी इनहेल और एक्सेल जो हमारी प्रोसेस है, जो हम डेली हम करते ही हैं, दिन भर में हम जाने कितने बार इनहेल एक्सेल करते हैं, बट प्राणायाम जो है। विजेता जी, जैसे आपने ब्रीदिंग, श्वास और प्रश्वास की जो बात की थी, पूरक, रेचक और कुंभक, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है ये प्राणायाम के अंतर्गत। मैं चाहूंगी एक छोटा सा डेमो हम दे पाएंगे क्या दर्शकों को? बिल्कुल मैम, बिल्कुल दे पाएंगे जी। फर्स्ट, जैसे बाबा रामदेव भी बताते हैं, अनुलोम विलोम जो है वो बहुत ही अच्छा है, वो हर व्यक्ति कर सकता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए फर्स्ट आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना पड़ता है और राइट को आपको बंद करना होता है, ठीक है, ताकि आप एक नोस्ट्रिल से अच्छे से प्रॉपरली इनहेल कर पाएँ। हमने लिया और लेफ्ट को हमने क्लोज कर दिया ताकि हम राइट से एक्सेल कर सकें, ठीक है। पूरा प्रॉपर एक्सेलेशन, लंबा एक्सेलेशन के बाद अगेन हम लेफ्ट से राइट से इनहेल करेंगे, देन राइट क्लोज करके हम लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे स्लोली। इसको हम लगातार 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं, इससे हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, हमारी जो सहन शक्ति है वो बढ़ेगी और स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, जो हमारे माइंड को शांत करने के लिए जो बहुत ज़रूरी है। श्वास प्रश्वास हमारे डेली रूटीन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सांसों से ही सारा खेल है। आप समझ लो, कोविड में सबसे ज़्यादा योग की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि सांसों की कमी हो गई। अब अगर ये पहले से होता, योग हमारे जीवन में शुरू से लोग अपना रहे होते, तो कोविड में जो इतनी डेथ हुई है वो होती नहीं। मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि जो प्राणायाम है वो हमेशा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है आपका। बिल्कुल, जो क्योंकि हम इसका पहला रूल यही होता है कि हम सांस जो ले रहे हैं उसको हम रोक के रखें और फिर जो CO2 है जो हमें ज़रूरत नहीं है वो हम बाहर निकाल दें।
हाँ। तो CO2 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो हम प्रश्वास अच्छे से करें, बिल्कुल सही। बहुत अच्छे से करें, ताकि हम हेल्दी लाइफ जीवन जी सके, हमारे बुढ़ापा भी लेट हो जाए। सीरियसली यानी खास तौर से महिलाएं इस बात का ध्यान रख सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जिस तरह से ऐसे थोड़ी कहा जाता, वो वाक्य जो प्रचलित है कि योग भगाए रोग, तो वाकई अगर बीमारियों से दूर रहना। और एक और बहुत खूबसूरत बात अभी चर्चा के बीच में जिंदगी को लेकर चल रही थी, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही थी, आध्यात्मिकता की बात हो रही थी। तो जिंदगी, जो लोग बोलते हैं ना कि जिंदगी एक बार मिलती है, नहीं, ये फंडा भी क्लियर कीजिए, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जब भी शुभ प्रभात होती है ना, वो जिंदगी की शुरुआत होती है। तो अगर सेहत को संभालना बहुत जरूरी है, तो सेहत ही नेमत है। प्रवीण जी, जिस तरह से हम सेहत की बात कर रहे हैं, जिंदगी जीने की हम बात कर रहे हैं, और आध्यात्मिकता की भी बात होती चली जा रही है, तो मन शांत रहेगा तो ये पता चलेगा कि कहाँ बचत करना है और कहाँ निवेश करना है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, इन दोनों शब्दों के मायनों को समझना, ताकि जहाँ ज़रूरी है वहाँ। देखिए, दो बौद्धिक लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ऑनरेबल प्रिया मैडम बैठी हुई हैं, जो कि एक बहुत पुरानी एक्सपीरियंस एडिटिंग है, इनके बहुत बड़े कॉस्ट क्वेश्चनिंग होती है। और दूसरा हमारे यहाँ डॉक्टर और योगाचार्य विजेता जैन मैडम बैठी हुई हैं, जो बताएंगी। तो मेरा ऐसा कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छी है, लेन देन अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, व्यापार अच्छा है। हमारे एक शब्द बोला जाता है, पुराने क्षेत्रों में पुराने लोग बोलते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर आपका ब्रेन हैप्पी है, ब्रेन हैप्पी के लिए मेरा ये मानना है, जितने आपके संसाधन हैं, अगर उसमें आप जीवन जीना सीख गए हैं, तो आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है। और ये संस्कार हमें पुराने लोगों से मिले, और मेरा ये मानना है अगर हम ये आगे भी लोगों को देके आते हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको जुडिशियस यूज करिए, जो ज़रूरत है वो खर्च करिए, जितना बचा उसको आप जोड़ के रखिए। आज दुनिया के कई कंट्रीज आप देखिए, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, आपके कई कॉन्टिनेंट्स में देखिए, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के कारण, मुद्रास्फीति के कारण, महंगाई के कारण, हमारे कुछ इंडिया के बच्चे अभी जो हमें बता रहे थे कि सर हम पहले एक फ्लैट में 2 लोग रहा करते थे, अब 5 से 6 लोग रह रहे हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेशन बढ़ गया। जो किराया आपका $1000 जाता था या यूरोज जाता था, आज वो 2000 हो गया है। जो हम खाना पीना खाते थे, 3 टाइम करते थे, फूडिंग करते थे, वो आज हम 2 टाइम या 1 टाइम कर रहे हैं। तो आप समझिए, उन्होंने कहीं ना कहीं स्टोरेज का, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, स्टोरेज का, डिस्ट्रीब्यूशन, चेन सप्लाई का ध्यान नहीं रखा। तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश में आप योगा करिए, बहुत अच्छी बात है, आप फिजिकली फिट रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे देश में एक कहीं पे बनिया पद्धति है, आप अपनी राजा जैसा आप कमाइए और खर्च आप बहुत कम से कम करिए, और आपका जो बचे उसको आप सेव करके, सेविंग का भी हमारा तरीका था। पहले हम लोग एक संयुक्त परिवार कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जॉइंट कॉन्सेप्ट, जॉइंट फैमिली, अवैध परिवार हुआ करता, उसमें हम अपने पूरे कुटुंब के बच्चों का, अपना परिवार में बड़े बुजुर्गों का, रिश्तेदारों का, सबका ध्यान रखते थे। हम कुछ अंश अपना 2%, 10%, 20%, 25%, जिसकी जो जैसी इच्छा है, जिसकी जो शक्ति है, उसके हिसाब से हम वो पैसा हम अपना जोड़ के, जमीन के नाम से बैंकों में सोना हम जोड़ा करते थे। तो कभी बैंकों का ऐसा कर्ज वाला सिस्टम हमारे कंट्री में या इतना ज़्यादा हमारे बढ़ नहीं रहा, लेकिन पिछले 15, 20, 25 साल में मैंने देखा है बॉडी में आपके बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब ये कोविड का कह लीजिए या स्ट्रेस टेस्ट कह लीजिए, EMIs का बर्डन बहुत हो गया। आपकी गाड़ी, आपका मकान, आपकी दुकान, आपका शॉप, आपका क्रेडिट कार्ड, घर का किराना, आपके बच्चों का मोबाइल, आपकी हर चीज़ क्या आ गई, उधारी पे आ गई है। जो आप कमा रहे हैं वो पैसा आपका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वित्तीय संस्थानों में आपका चला जाता है। अब जरूरत जरूर है हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, लेकिन ये समझिए कितने में हमारा काम आराम से गुजारा हो सकता है। अगर आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा है, आपकी ज़रूरतें कम है, आपके एक्सपेंडिचर कम है, तो मेरा ये मानना है आपका ब्रेन हैप्पी रहेगा। और ब्रेन हैप्पी है तो मैडम ने जो बताया वो सब भी करते रहिए, लेकिन बाकी आपकी बॉडी एनाटॉमी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ भी साथ में कहीं ना कहीं बढ़ती रहेगी। तो मैडम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दूरदर्शन के लिए एक अच्छा कॉम्बो पैकेज बना के दिया कि हेल्थ का डिसिप्लिन और फाइनेंशियल का डिसिप्लिन क्या बात हमें है, कैसे मेंटेन करना है। बिल्कुल, वो लाइन है ना कि खर्च करने का शौक है तो कमाना सीखो, उधारी की जिंदगी क्या जीना। तो जो EMI की सर बात कर रहे थे उसको ध्यान में रखिए। खास तौर से मैं युवा वर्ग को ये बात जरूर कहना चाहूँगी। विजेता जी, हम सेहत की भी बात बिल्कुल समानांतर करते चले जा रहे हैं। तो योग में सबसे कौन कौन से आसान आसन हैं जिनको रोजाना किया जा सके? 15 से 20 मिनट, मुझे लगता है अगर बहुत व्यस्ततम शेड्यूल है तो भी 15 से 20 मिनट इन आसनों को कर लेंगे तो हर वर्ग सुखी रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। पहली बात तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं ना मैम, वो आते हैं थायराइड के, अच्छा, और BP के, शुगर, हाँ, और बैक पेन के बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो मैं जो रेगुलर, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सबको है, अधिकतर लोगों को है। जिनको BP, शुगर, थायराइड नहीं है तो उनको बैक एक तो होता ही है।
बिल्कुल। तो बैक एक के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप सुबह उठते हैं, आप अपने बिस्तर पे ही कर सकते हैं। आसन ज़रूरी नहीं है कि आपने मैट बिछाया हो तो करें, आप बिस्तर पे भी अपने कर सकते हैं। क्या करना है, हमें सीधा लेटना है, हाँ, और पैरों को 90 डिग्री पर उठाना है। ठीक है। तो कुछ आसन ऐसे हैं जो आप, जैसे कि अर्धहलासन हुआ, आपने उसको सीधा लेट के किया, आप पैरों को नौकासन में लेकर आए, हाँ, 60 डिग्री पे, हाथों को भी आपको 60 डिग्री पे रखना है, तो नौकासन ये हो जाता है। देन आप उल्टा लेट के अगर आप मकरासन करेंगे, हाँ, तो आपको बैक एक में बहुत रिलीफ मिलेगा। और भुजंगासन, भुजंगासन जो है वो आपके बैक को प्रॉपर तरीके से रिलीव कर देता है। अगर सबसे ज़्यादा, क्योंकि गृहिणियाँ काम बहुत करती हैं, घर का भी है, बाहर का भी है, इवन जो वर्किंग सर हैं, उनको भी ऑफिस में इतना मेंटल स्ट्रेस रहता है, अगर वो सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले, कुछ आसन जो मैंने बताए हैं आपको, अर्धहलासन मैंने हुआ। कहीं देखा है, अब जब हम पिक्चर सर्च करते हैं योग से जुड़ी हुई, तो बहुत सारे जहाँ पर हम बैठे हैं कुर्सी पर बैठ बैठ के भी कुछ एक्टिविटी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, उसको आसन के अंतर्गत भले ही ना लिखें, लेकिन शारीरिक जो गतिविधियां उसके अंतर्गत जरूर ले सकते हैं। तो कौन सी एक्टिविटी है जो हम यहाँ बैठे बैठे, सपोज मुझे अगर करना है तो मैं कर सकूँ? बिल्कुल, आप बैठ के कर सकते हैं नेक रोटेशन। नेक रोटेशन अगर हम कंप्यूटर पर लगातार काम कर रहे हैं तो आप नेक रोटेशन कर सकते हैं। दोनों नेक को आप दोनों साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। ऊपर से जैसे आपकी ये चेयर है, चेयर में आप स्पाइन को थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं, लाइक दिस, वाह, लाइक दिस। तो हम बताऊँ, आपको इतना रिलीफ मिलेगा, आपका जो स्ट्रेस है पूरा स्पाइन का वो निकल जाएगा। बिल्कुल। और आप बैठे बैठे प्राणायाम तो कर ही सकते हैं, कुछ करना नहीं है तो हम बिल्कुल सांस, हमने लंबी गहरी सांस लो, अगर कोई एकदम से स्ट्रेस आ गया तो हमने लंबी गहरी सांस ली और रिलीज कर दीजिए, बहुत सारी चीजें अपने आप रिलीज हो जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल जाएगी, जिससे आपका मुझे मैं एक बात बीच में इसको रिपीट करना चाहूंगी, थोड़ा सा सांस के क्रम को एक बार फिर से बताइएगा, और जितना मेरी जानकारी कहती है आप उसको दुरुस्त जरूर कीजिएगा कि नाभि से ही इनहेल किया जाता है और नाभि तक ही एक्सहेल भी किया जाता है, मतलब श्वास और प्रश्वास। एक्चुअली एक छोटा सा हमें नॉर्मल सांस तो हम डेली ले ही रहे हैं, ले सांस ली हमने छोड़ दी, लेकिन जो हमें प्राणायाम में करना है वो हमें, जैसे काउंट से हम करें तो 5 में इनहेल करना है, हाँ, नाभि तक ले जाइए, पेट पूरा आपका अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। फिर जब हम सांस छोड़ेंगे तो 10 काउंट में आप छोड़िए, ओके, तो पूरा पेट आपका बाहर आ जाएगा, लेकिन नाभि तक आप उसको छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए। तो 5:10 का रेशो रखिए। ये योगा में बेसिक रूल है कि आपको एक्सहेलेशन लंबा करना है और जो इनहेलेशन है वो आपका 5:10 के रेशो में होना चाहिए। बिल्कुल। और जो छोटी छोटी सी आदतें हैं, मुझे ऐसा लगता है जो हमेशा हमें बनाकर रखनी चाहिए, उसमें से सबसे पहली आदत है कि अपने पीठ को सीधे रखकर बैठने की आदत बनाइए। सही बात है। बैक स्ट्रेट होती, कहते भी है ना कि बैकबोन सही होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी अगर स्पाइन हेल्दी है ना मैम, तो आप कहीं भी अचीव कर सकते हैं। मैं बताऊं, बुढ़ापा देर से आता है योग में, क्यों आता है? क्योंकि आपकी स्पाइन आप इतना लंबा कर लेते हो खींच के तो वो आपकी पोजीशन अच्छी हो जाती है। फिर आपकी हाइट अगर कम है तो आपकी हाइट भी लंबी दिखने लगती है। हाँ। ये ऐसे बहुत सारे आसन है, जैसे कि ताड़ासन हुआ, करेक्ट, ताड़ासन हुआ, वृक्षासन हुआ, जो आपके कंसंट्रेशन लेवल को बहुत बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। तो ये आसन बेसिक आसन है, वो हर कोई कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बुजुर्ग नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। मुझे लगता है बुजुर्ग ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है। और चूंकि बहुत बृहद विषय है योग, जिस पर कई घंटों चर्चा की जा सकती है, कई घंटों तक हम आपसे जानकारी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल समय का अभाव है और हमें अगले विषय पर भी चर्चा करनी है। इस वित्तीय वर्ष के विषय पर चर्चा करने के साथ साथ तो मैं आपको यही धन्यवाद देना चाहूँगी, और मैं यही चाहूँगी कि जो भी आपने चर्चाएं की हैं उससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजेता जैन जी थी, जो कि योग विशेषज्ञ, हमारे साथ चर्चा कर रही थी, और बिल्कुल जो भी उन्होंने खास चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहेंगे। और उसी स्वास्थ्य के साथ जुड़ती है आर्थिक स्वास्थ्य, लेकिन उस पर हम चर्चा करेंगे, और थोड़ा सा आध्यात्मिकता भी बात करेंगे, ज्योतिषी पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक खूबसूरत सी रचना जो भावनाओं से जुड़ती है, आइए आपको सुनवाती हूँ। दूर कर दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज,
मन मंदिर निर्मल करो, कृपा करके आज, कृपा करके आज मेरी पूजा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी। मेरी पूजा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी, मेरी सेवा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी, मेरी पूजा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी, मेरी सेवा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी। नहीं कोई है तेरा सानी, नहीं कोई है तेरा सानी, ओ मेरी दुर्गे भवानी। मेरी पूजा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी, मेरी सेवा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी। नहीं कोई है तेरा सानी, नहीं कोई है तेरा सानी, ओ मेरी दुर्गे भवानी। मेरी पूजा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी, मेरी सेवा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी। मैं क्या जानूं तू सब जाने, मैं क्या जानूं तू सब जाने, मुक्ति के भेद तू ही पहचाने। मैं क्या जानूं तू सब जाने, मुक्ति के भेद तू ही पहचाने। मेरा भी उद्धार करो करो अंतर्यामी। मेरी पूजा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी, मेरी सेवा करो स्वीकार मेरी अम्बे भवानी। भय हरिणी संकट टारो, भय हरिणी संकट टारो, हे जग पालिनी कष्ट निवार। और माँ के इस खूबसूरत भजन के बाद अब हम आपका परिचय करवाते हैं हमारे अगले अतिथि से। स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित विष्णु राजौरिया जी और इनसे हम जानेंगे कालरात्रि, चूँकि आज सप्तमी है, आज 7वां दिन है चैत्र नवरात्रि का, तो क्या उसका महत्व है। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। कुछ ग्रहों के संयोग की बात भी की जा रही है, 5 ग्रहों के। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो एक श्लोक से, खूबसूरत श्लोक से इसकी शुरुआत की जाए, फिर हम आ जाएंगे ग्रहों पर। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलं भुसुंडीं शिरा शंखं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्माद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामत्सौस्तुपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परुषं गदेषु कुलशं
पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं सक्तमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैर्भिमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुं सायकं हस्ताब्जैर्ददति घनान्तबिलसच्छीतांशतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी शरण्ये भक्तवत्सलायै नमः। इस श्लोक में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का ध्यान है। जी बिल्कुल। मैं ग्रहों की भी बात कर रही थी पंडित जी, तो वो उस सवाल का जवाब भी हम दर्शकों को दे देते हैं। देखिए, ग्रहों का काम है निरंतर भ्रमण करना। इस भचक्र में नवग्रह, नवग्रह के अतिरिक्त भी और उपग्रह हैं जी। वैज्ञानिकों ने, जिनकी प्लूटो है, यूरोनस वगैरह वगैरह, जो कि काफ़ी दूरी पर हैं, उनकी भी खोज हुई है जी। लेकिन नवग्रह निरंतर भ्रमणशील हैं और उसी से पूरी प्रकृति के जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है। उसी के अनुसार ऋतुएं होती हैं, मौसम होते हैं, वर्षा होती है, ग्रीष्म होता है, शीत होता है। सब प्रकार की 6 ऋतुएं जो ग्रहों के भ्रमण से ही उत्पन्न होती हैं। चंद्र और सूर्य इसके मुख्य अधिकारी होते हैं। तो ग्रहों का भ्रमण, आप उसके बारे में और क्या विशेष जानना चाहती हैं, उसके संबंध में आप बताएं तो मैं यहाँ व्यक्त कर सकता हूँ। जी बिल्कुल पंडित जी, मैं और भी कुछ सवाल रखूंगी इस खास दिवस से जुड़ा हुआ, लेकिन मैं प्रवीण जी आपके पास वापस आना चाहूँगी, क्योंकि आय और व्यय का मामला है और कम वक्त है, इसलिए मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को और ज़्यादा जानकारी इससे जुड़ी हुई मिलती चली जाए। क्योंकि सेविंग कैसे करें और इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि दर्शकों को थोड़ा और डिटेलिंग दी जाए। देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में और जो भी आज तक हमने जीवन में सीखा है, लक्ष्मी जी की सबसे बड़ी पूजा हमारे देश में दिवाली के त्यौहार पर होती है। और लक्ष्मी मतलब धन का संचय करना। धन जो है एक आपको हर जगह कहीं ना कहीं ऊर्जा देता है, पूजा पाठ में भी काम आता है, मन को भी शांति देता है, हेल्थ भी अच्छी रखता है, दिन भी अच्छा रखता है। मेरा ये मानना है कि आपकी आय के जरिए अगर आपके स्रोत कैसे भी हैं, सोर्सेज कैसे भी लिमिटेड हैं, कोशिश करिए एक्सपेंडिचर कम करिए। खर्चे जो हैं आपके प्रायोरिटी बेसिस पे जो कम से कम हो सके वो करिए। अब जो आपका धन बच रहा है, कोशिश करिए सबसे पहले आप अपने लोन कम करिए। लोन अगर आपके कम है तो आपके ऊपर ईएमआई का, ब्याज का, किस्तों का बर्डन कम रहेगा। और जो आपकी सेविंग्स हैं आज की तारीख में, बैंक जो आपको 6-7-8% दे रहे हैं वो ठीक है। इसके अलावा आज की तारीख में आप देखिए म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं काफ़ी बैंकों के, आईसीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, एक्सिस बैंक के, हाइब्रिड के। तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिए। म्यूचुअल फंड आज की तारीख में स्टेट बैंक में, एक्सिस बैंक में, आईसीआई में, सभी ग्रामीण में, सभी गाँव में, सभी क्षेत्रों में, सभी जिलों में, सभी जगह, सभी वार्डों में बैंक की सेवाएं खुल गई हैं। आप अगर बैंक के किसी अच्छे रिलायबल आपके जो बैंक है, जो आपके भरोसेमंद बैंक हैं, वहाँ पे आप अगर अपने मैनेजर से बात करते हैं कि साहब सेविंग को हमें इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो म्यूचुअल फंड ध्यान रखिए उसमें 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड है। हाइब्रिड है, आपका ब्लू चिप है, और आपका एक स्मॉल कैप है। तो कोशिश करिए जो बड़ी टॉप लेवल की कंपनी है जिनसे देश हमेशा चलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या बीपीसीएल है या रिलायंस है या आपके हाइब्रिड बीच वाली मजोली जो कंपनी, इनमें अगर आप पैसा लगाते हैं, इनमें डायरेक्ट पैसा लगा के म्यूचुअल फंड में एक्सपर्टाइज एडवाइस के हिसाब से पैसा लगाते हैं, तो आपका सालाना ग्रोथ जो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में आ रहा है, वो करीब करीब मान के चलिए 25% CAGR, मतलब सालाना 20 से 25% आपका पैसा बढ़ रहा है। कर्ज आप कम करिए, ईएमआई का बर्डन कम करिए और कोशिश करिए जितना बचा है आपका पैसे जोड़िए। देखिए अभी दुनिया में कई विदेश के बैंक आपके जो है डूब गए हैं, जैसे कि हमारा सिलिकॉन बैंक हो गया, स्टैंडर्ड बैंक हो गया, या कई देश में देखिए स्थिति गंभीर है। आपका अगर पैसा 2-5-10 साल का जमा है तो आप खुद का पैसा जो आपका 10-20 साल का आपने बचत किया है परिवार के लिए, भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, वो पैसा आप नहीं निकाल पा रहे हैं। तो बचत पे ध्यान रखिएगा।
अच्छे बैंक रखिएगा और इनका इन्वेस्टमेंट अच्छा करिए। तो हमारे हिंदुस्तान में पद्धति है, हमें जोड़ने की आदत है। पहले हम जोड़ते हैं, बाद में खर्च करते हैं। विदेशों में क्या है, पहले पूरा उधार लेके खर्च कर देते हैं, जोड़ने की तो वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। तो हमें अगर भविष्य को बचाना है, मानसिक आपको अगर संयमता चाहिए है, संस्कार अपने चलाने, तो आप बचत पे ध्यान रखिए। बचत के अलावा आपको खर्चे अपने कम करने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब चूंकि बात लक्ष्मी से जुड़ी हुई चल रही है, बिल्कुल आय से जुड़ी हुई चल रही है, तो पंडित जी ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि धन संपदा बनी रहे, इसके लिए भी कुछ पूजा पाठ, चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन चल रहे हैं, चैत्र नवरात्रि की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, धन संपदा मनुष्य जीवन का सबसे आवश्यक अंग है। जैसा हमारे विशेषज्ञ साहू जी ने बताया, इसमें कोई शक नहीं है कि धन के बगैर किसी भी गतिविधि को आप पूर्ण नहीं कर सकते जीवन यापन की। तो जीवन यापन के लिए धन अवश्य चाहिए, और धन का जैसा नियम है, आय से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है। हाँ। जब हम दो बच्चों की, दो वर कन्या की शादी विवाह कराते हैं उनका, तो उनसे प्रतिज्ञाएं करवाते हैं, और उस समय हम एक प्रतिज्ञा उनको याद दिलाते हैं, बोलते हैं, आय व्ययो धान्य धनादि का नाम दृष्ट्वा ग्रहे चेतु चित्तम निदध्या वामांग मायामी तदा तुदीयम भासेत वाक्यम पंचमम कुमारी। 5वां वाक्य होता है कि आय से अधिक व्यय ना करें, और धन का संयोजन इस प्रकार से करें अपने पूरे परिवार में कि किसी को भी आर्थिक परेशानी ना हो, और आय और व्यय में संतुलन बना रहे। तो ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। अब रही बात, आपका प्रश्न था कि इस के लिए हमारे देवों की आराधना का क्या है। बिल्कुल। देखिए, हमारे जितने भी पूजन होते हैं, जितने भी देवताओं के पूजन होते हैं, उसके पहले एक संकल्प होता है। हाँ। संकल्प, भगवान उस जो संकल्प व्यक्त कर रहा है, जो व्यक्ति संकल्प अपने हाथ में जल लेकर करता है, उस व्यक्ति का संबंध ओम विष्णु विष्णु विष्णु, भगवान विष्णु से लेकर, ब्रह्मा से लेकर, जहाँ से सृष्टि उत्पत्ति हुई है, वहाँ से लेकर वो स्वयं के शरीर, जहाँ वो उस समय अवस्थित है, जिस स्थान पर वो बैठा हुआ है, जिस दिन, जिस तिथि, जिस नक्षत्र, जिस लग्न में वो जहाँ पर बैठकर देवता की अर्चना कर रहा है, उस समय वो संकल्प व्यक्त करता है कि आयु, आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, उसमें सब कुछ शामिल रहता है। उस सब को प्राप्त करने के लिए अमुक देवता की अर्चना कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ देवताओं की अर्चना इसीलिए की जाती है कि व्यक्ति का जीवन सुखी, समृद्ध, आरोग्यशाली रहे, और उसको किसी प्रकार के जीवन में कठिनाई ना आए। तो हमारे यहाँ महालक्ष्मी देवी और कुबेर जी महाराज इसके अधिष्ठात्र देवता कहलाते हैं। महालक्ष्मी का पूजन दीपावली को तो वर्ष में विशेष रूप से होता ही है, लेकिन नित्य प्रति भी हमारे यहाँ ऐसे साधक हैं, ऐसे उपासक हैं जो नित्य प्रति लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कुबेर जी की उपासना इसलिए की जाती है कि राजकोष में कभी भी धन की कमी ना रहे। और लक्ष्मी जी की उपासना, लक्ष्मी जी अत्यंत चंचल देवी मानी जाती हैं, एक स्थान पर इनका रोकना कठिन है, तो उनका आवागमन निरंतर बना रहे तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए श्री सूक्त का पाठ करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं। हमारे यहाँ षोडशोपचार विधि से महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, और जो और अधिक साधन संपन्न व्यक्तित्व होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, वो राजोपचार विधि से महालक्ष्मी की पूजन करते हैं। तो इससे लक्ष्मी की कोई, मुझे लगता है कि जितनी पूजा हमारे देश में होती है महालक्ष्मी की, हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था और आगे भी सोने की चिड़िया रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि लक्ष्मी और कुबेर इंद्र की पूजन हमारे देश में निरंतर होती रहेगी, तो कभी कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा विश्वास है। प्रवीण जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव के तौर पर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब वो बचे हुए 3 दिन में जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की हुई थी, खासतौर से उनके बारे में भी बताना ज़रूरी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग हों या शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए? देखिए, आचार्य हमारे
पूजनीय पंडित विष्णु रजौरिया जी से बताया कि अगर आपका धन अर्जन ठीक है, ठीक मतलब जितना देर किया है खर्चे कम है और बचा है पैसा, तो मेरा ये मानना है कि आपकी जितनी पॉलिसीज़ हैं वो आप जमा कर दीजिए, क्योंकि देखिए साहब समय का कोई भरोसा नहीं है, कब कोई इंश्योरेंस की आपको हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए, स्टॉक के लिए जो पड़ जाए वो आप कोशिश करिए जमा करिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा बड़ी आदमी हिम्मत से करता है। आप प्रजा हैं, देश आपका है, संपत्ति आपकी है, आप हो सके तो प्रॉपर्टी टैक्स भी थोड़ा जमा करिएगा, क्योंकि सभी फैसिलिटी अगर हमें देश में चाहिए है तो वो व्यवस्थाएं भी रखनी पड़ेगी। इनकम टैक्स अगर हो सके तो वो जमा कर दीजिए, इनकम टैक्स जमा करते हैं आप 2-4 दिन में, तो आपका देश है स्मार्ट सिटी बने, या गांव भी आज मैंने देखा ग्रामीण और जिले भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, सभी प्रकार की सभी व्यवस्थाएं वहाँ हो गई हैं। और एक चीज़ जो मैं आखिरी में बोलना चाहूँगा, आपकी किस्तें हो सकें तो जमा करिए, क्योंकि उससे आपका खुद का एक क्रेडिट स्कोर हमेशा के लिए तैयार होता है, बैंकों की स्थिति सुदृढ़ होती है, और बैंकों पे हमारे लोगों का और विदेश के लोगों का हमारे देश में जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी नज़रें आज की तारीख में इंडिया में ही हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हो गई है, हमारे देश में क्यों महंगाई नहीं हो रही? क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से लेकर आज तक प्रोडक्शन पर जो है बिल्कुल ध्यान दिया गया है। सबसे पहले हमारे यहाँ फूड प्रोडक्शन पर ध्यान किया, फिर उसके बाद हमने वेयर हाउसिंग किया, जो हमने उसको स्टोरेज पे किया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन पे किया। आज भी देखिए अब राशन में गरीब के भी लिए भोजन की व्यवस्था है, मध्यम वर्गीय के लिए भी है और बड़े लोगों के लिए, सभी टाइप की व्यवस्थाएं की। इसके बाद आप कितने दिन छुट्टी करेंगे, हमारे इस चीज़ को बताया गया है, कितना आप आराम करेंगे, उसके बाद आपको क्या काम करना है, और काम के हिसाब से भी आपकी सैलरी इनकम क्लासिफाइड की गई है। तो मेरा ये मानना है आखिरी 3-4 दिन जो बचें, पुरानी अगर कोई चीज़ हम नहीं सोच पाए हैं, पेंडेंसी रह गई है, तो वो कंप्लीट कर लें। और इसके अलावा मुझे लगता है कि इस साल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा विनम्र निवेदन आप सबसे कि अगले साल 23-24 के लिए देखिए हमारा देश हिंदुस्तान में हिंदुस्तान है, हमें इसको सुदृढ़ बनाना है, ये देश बढ़ेगा, तो आप मान के चलिए पूरी दुनिया में हमारी ख्याति होगी, और हम सब हमारे लिए सिर्फ एक ही ज़मीन के अलावा कोई दुनिया में कोई भी ज़मीन सेफ नहीं है। चलिए स्टूडियो से थोड़ा सा इतर बात करेंगे, यानी कि अब हम बात कर लेते हैं, रोज़ा की बात चल रही थी और बात चल रही थी व्रत की, तो किस तरह के फास्टिंग टिप्स हो सकते हैं वो देने के लिए फ़ोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं आहार विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता मेवाड़ा। स्वागत है बहुत बहुत डॉक्टर विनीता। और जिस तरह से हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर दिन भर भूखे प्यासे रहने के बाद जब रोज़ा खोला जाता है, या जो लोग व्रत कर रहे हैं नवरात्रि के, वो जब खाना खाने बैठें तो क्या टिप्स होंगे आपकी तरफ से, क्या सुझाव होंगे ताकि एनर्जी भी बरकरार रहे और कुछ भी ऐसा ना खा पी लिया जाए जो गड़बड़ा दे सेहत को? धन्यवाद प्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इस मौसम में, क्योंकि ये जो मौसम होता है इसमें गर्मी भी पड़ रही है, ठंड भी पड़ रही है, वायरल इन्फेक्शन भी हम देख रहे हैं काफी हो रहे हैं, साथ में हमारे व्रत भी चल रहे हैं और रोजे भी चल रहे हैं। तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और स्पेशली अगर हम डाइट की बात करें तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ता है। जो लोग रोजा रख रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि सुबह अफ्तारी के समय आप हेवी डाइट लें, और ध्यान रखें कि आप उसमें लिक्विड जरूर इस्तेमाल करें, फ्रूट का जरूर इस्तेमाल करें, ताकि दिन भर आप हाइड्रेटेड रहें, आपको कहीं भी डिहाइड्रेशन ना हो, यानी कि आपके शरीर में कहीं भी पानी की कमी ना हो। इस मौसम में अच्छे फल आते हैं, जैसे कि आपको तरबूज मिल जाएगा, खरबूज मिल जाएगा, अंगूर मिल जाएंगे, संतरे मिल जाएंगे। ये बहुत ही जूसी फ्रूट्स होते हैं, इनमें प्रॉपर मात्रा में मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में आपको हेल्प करते हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब आप अपना रोजा खोल रहे हैं, शाम के समय जब आप इफ्तार कर रहे होते हैं, तो उस समय भी आप ध्यान रखें कि एकदम से कोई भी हेवी चीज या तला हुआ आइटम आप रोजा खोलते समय ना लें। अगर आपको रोजा खोलना है तो कुछ लिक्विड आइटम जैसे कोई शिकंजी ले सकते हैं, मठा ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, इनसे आप पहले शुरुआत करें। और फिर उसके बाद आप जो सादा भोजन होता है, जैसे हम रोटी और दही सलाद की बात करते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी के फूड का इस्तेमाल आप उनके बाद करें। पर स्टार्टिंग भी आप अपना रोजा कर रहे हैं तो वो आप फ्रूट से, जूसेस से या लिक्विड डाइट से करें, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहे, आपको कहीं कमजोरी भी ना फील हो, और आपको किसी प्रकार की वीकनेस ना। जी विनीता जी रख रहे हैं। हाँ जी विनीता जी, एक जो सवाल हमेशा परेशान करता है वो ये कि साबूदाना बहुत हैवी माना जाता है, लेकिन साबूदाने की खिचड़ी बहुत चर्चित है व्रत में खाने के लिए, इसके सब्स्टिट्यूट पर भी काम किया जा सकता है क्या, खास तौर से गर्मियों के समय में, ताकि बहुत ज़्यादा भारी खाद्य पदार्थ न जाए और फास्ट भी, व्रत भी अच्छे से रहा जाए? जी जी, तो मैं बस उसी पर ही आने वाली थी, और अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि सब कहते हैं कि साबूदाना हैवी होता है। साबूदाना हैवी
एक्चुअली हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्ब्स की मात्रा काफी होती है, कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत होता है, स्टार्च बहुत होता है। हाँ। और जब हम इसको बनाते हैं तो हम इसको बहुत सारे तेल और आलू के साथ में बनाते हैं, जिससे ये हाई कैलोरी डाइट हो जाता है। हाँ। तो जब हाई कैलोरी डाइट और साबूदाने को हम ऑयल में बना रहे होते हैं और गर्मी के मौसम में यदि हम लेते हैं तो वो हमें ऐसा फील कराता है कि हमने बहुत हेवी उसको लिया हुआ है। आप इसको लाइट वे में बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको डीप फ्राइड करें। आप उसको डीप फ्राई ना करते हुए शैलो फ्राई करके बनाएं, कम तेल में बनाएं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू की मात्रा का कम इस्तेमाल करें तो ठीक रहेगा। या इसका सब्स्टिट्यूट यदि आपको लेना है तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप इसको फ्रूट से चेंज कर सकते हैं, फ्रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग जैसे सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनाते तो पूड़ी ना बनाते हुए आप उसकी रोटी बना सकते हैं, सेक करके आप रोटी बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो बहुत ज्यादा डीप फ्राइड भी नहीं होगा और आपको फायदा भी करेगा। और जो लोग सिंघाड़े के आटे या इसके मंगोड़े बनाते हैं, लाइक साबूदाने के मंगोड़े बनाते हैं, जो अगेन वो डीप फ्राई होता है, तो इसको डीप फ्राई ना करते हुए आप उसको टिक्की के फॉर्म में शैलो फ्राई करके यदि बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर भी रहेगा, ज्यादा कैलोरीज भी आपके शरीर में नहीं जाएगी और वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्दी भी रहेगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। जो लोग डायबिटिक हैं, जो बीपी के पेशेंट हैं या उनको कार्डियक कोई भी परेशानी है तो उनको मेरा सजेशन है कि पहले तो आप व्रत ना रखें, और यदि आप व्रत रख रहे हैं तो प्लीज खाते पीते व्रत रखें। हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आप विनीता जी ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर विनीता मेवाड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें, ना सिर्फ दर्शक सुन रहे थे बल्कि स्टूडियो में मौजूद प्रवीण जी और ज्योतिष आप भी, जो हमारे पंडित जी हैं, वो भी ध्यान से आपकी सारी बातें सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आहार विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता मेवाड़ा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थी। पंडित जी, जिस तरह से विनीता जी तमाम जानकारियाँ दे रही थी, कितना महत्व है इस खान पान का हमारे शास्त्रों में, जो व्रत रखते हैं उसका कितना असर या उसका कितना फायदा उस नक्षत्र के जरिए, अगर मैं बात करना चाहूँ, हमको मिलता है, उसका पुण्य। देखिए, व्रतोपवास हमारे सनातन धर्म के बहुत आवश्यक अंग है। व्रत, यम, नियम, आहार, विहार, विचार, सब सात्विक होना चाहिए। यदि हमने व्रत किया है तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाएं और दिन भर उनका सेवन करते रहें। तो जो नित्य आहार लेते हैं उससे भी कई गुना अधिक, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रही थी कि बहुत ज़्यादा कैलोरी, तो उससे आपको और शरीर को नुकसान ही होगा। व्रत का नियम जो धारण करते हैं, प्रायः केवल फल और दूध ही या फलों का रस ही उनको लेना चाहिए, अन्य किसी प्रकार के आहार नहीं लेना चाहिए। हाँ। इस प्रकार व्रत करेंगे तो हमारे जो पाचन तंत्र है, उसके स्नायु हैं, उनको कुछ विश्राम मिलेगा और कोई भी रोग दोष जो उत्पन्न हो रहे हैं उसमें, उन रोग दोषों का निवारण भी हो जाएगा। और आयुर्वेद के सिद्धांत के आधार पर भी सप्ताह में 1 व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे शरीर का शोधन हो जाता है, पाचन तंत्र का शोधन हो जाता है। केवल जल पीकर 1 दिन रहें, आपका उदर विकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, फिर पूरे सप्ताह तक कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आहार में ये विचार अवश्य करना चाहिए कि फलाहार का तात्पर्य है फलाहार, फलों का ही आहार लेना चाहिए। अन्य प्रकार के व्यंजन बनाकर अपने व्रत को खराब करने से कोई औचित्य नहीं है। शास्त्रों में फलाहार का ही महत्व है, निराहार रहने का भी महत्व है। और इससे मनुष्य साधक जो भी साधना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उनके अंदर एक संकल्प शक्ति, एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो संकल्प शक्ति उसको जीवन पर्यंत काम आती है। मतलब वो 4 शब्द जो रट लिए गए हैं कि आहार, विहार, विचार, व्यवहार, और इसी के साथ 5वां शब्द हम जोड़ देते हैं प्रवीण जी, आपके कहे अनुसार व्यापार। तो जिस तरह से सुझावों की हम चर्चा कर रहे हैं प्रवीण जी, कौन सी गलतियां हैं जो आमतौर पर करते हैं? अब मैं आप दोनों से भी संक्षिप्त में इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। प्रवीण जी, पहले आपसे पूछ लेती हूँ, फिर पंडित जी आपकी तरफ। देखिए, डॉक्टर विनीता मेवाड़ा जी ने जो बोला कि भोजन की पद्धति में ध्यान दें, मेरा एक मानना है, मेरे बुजुर्ग जो कुछ समझा गए, मैं एडवोकेट भी रहा सुप्रीम कोर्ट में और SBI में सिटी ऑडिटर भी हूँ पिछले 15 साल से, और ग्लोबल फाइनेंस में मैंने इकोनॉमिक्स में PhD किया हुआ है। मेरा ये मानना है, आप जितने सरल रहते हैं, सरल मतलब आहार, व्यवहार, व्यापार और आपका विवाह, तो आप जितने सरल रहते हैं उतना जीवन आपका बहुत आराम से कट जाता है। और एक बात मान के चलिए, आप ज़्यादा बर्डन लेके जीवन मत काटिए,
क्या हो रहा है, ईश्वर ने जो दिया है उसका आप कम भोजन करिए, आनंद लीजिए। हाँ। आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, ज़्यादा परेशानी लेगी तो कहीं ना कहीं वो झलक नहीं, वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी। देखिए हमने तो कभी जीवन में ऐसे झूठ क्यों बोले ना, हमसे कभी व्रत हुए हैं ना रोजे हुए हैं, और मेरा ये मानना है रोजे रमजान है, रोजी राम है, रोजी रमजान है। आप जीवन का आनंद लीजिए, आप हल्का खाइए भोजन, हल्के के अलावा आप कोशिश करिए अपने जो साथ यार वाले हैं उनको भी कुछ मिलना चाहिए, उनका भी पेट भरा रहे, उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था रहे, उनका जीवन चलता रहे। जी चलिए, अब हम पंडित जी आपसे भी जाने से पहले पूछना चाहेंगे, कालरात्रि का दिन है, पूजन के साथ क्या करना, मतलब किस तरह की पूजन विधि आप चलते चलते बताएं। कालरात्रि देवी भगवान शिव और पार्वती के पास जब सारे देवता पहुँचे कि दैत्य हमको बहुत आतंक मचा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो इंद्रादि देवतागण जब उनके पास पहुँचे तो शिव जी ने पार्वती जी से आग्रह किया कि भाई इन देवताओं को इनकी समस्या का निवारण करो। तो भगवती पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया जी। दुर्गा का रूप धारण करके फिर शुम्भ निशुम्भ आदि सभी दैत्यों का संहार कर दिया। ठीक। लेकिन उनमें एक दैत्य ऐसा था रक्त बीज जिसका नाम था। जी बिल्कुल। तो रक्त बीज का संहार जैसे ही दुर्गा ने किया इनकी तो पूजन उसके किया जाता रक्त है। से उत्पन्न होते ही हजारों रक्त बीज मुझे पैदा लगता हो है जाते थे। जहाँ से हम इस बातचीत को छोड़ेंगे, हाँ। आने वाले समय में यहीं से इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल समय का अभाव है तो मैं यहीं पर आप दोनों को धन्यवाद करना चाहूंगी। पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजौरिया जी, और इनके साथ प्रवीण साहू जी थे, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाने से पहले चूंकि प्रार्थना की बात चल रही थी, तो खुश रहना, ईश्वर की प्रार्थना करना और दूसरों को खुश रखना, ईश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। तो इसी बात का ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।